वेलकम टू द लेक्चर ऑफ थायराइड ग्लैंड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन, ऑलवेज कम्स इन यूनिवर्सिटी एग्जाम्स। कई पास्ट ईयर पेपर्स में मैंने क्वेश्चन देखा है। यू गाइस कैन आल्सो चेक इन योर पास्ट ईयर पेपर्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं विद थायराइड ग्लैंड। फर्स्ट ऑफ ऑल, जितना भी लिखा हुआ है यहाँ पे बहुत सफिशियंट है। इतना याद रखोगे, लिख कर आओगे, यू विल गेट गुड मार्क्स। सो लेट अस स्टार्ट विद थायराइड ग्लैंड, जो कि एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। चलो, ये तो हमको पता है कि एक एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। सेकेंड थिंग इज, ये बटरफ्लाई शेप का ग्लैंड होता है, एज यू कैन सी इन द डायग्राम ऑल्सो। ऐसा बटरफ्लाई शेप का डायग्राम है, ग्लैंड है बटरफ्लाई शेप का। तो ये हमें लिखना है सेकेंड पॉइंट, बटरफ्लाई शेप ग्लैंड। देन इसकी होती है रिच ब्लड सप्लाई। अभी हम आगे चलेंगे, धीरे धीरे और भी ब्लड सप्लाई के बारे में चीजें पढ़ेंगे, बट राइट नाउ यू कैन सी रिच ब्लड सप्लाई। कहाँ से आ रही है इसकी ब्लड सप्लाई? सुपीरियर थायराइड आर्टरी एंड इंफीरियर थायराइड आर्टरी। ठीक है। नाउ थायराइड ग्लैंड इज प्रेजेंट इन लोअर पार्ट ऑफ फ्रंट एंड साइड्स ऑफ नेक। तो नेक के लोअर पार्ट में और साइड्स में, क्योंकि ये बटरफ्लाई शेप का ग्लैंड है तो थोड़ा साइड्स में भी जाएगा, एंड लोअर पार्ट ऑफ द नेक में प्रेजेंट है। ठीक है। अभी इसकी पोजीशन भी देख लेते हैं। चलो, पहले मैं यही दिखा देती हूँ। तो तुम देख सकते हो इसका सिचुएशन एंड एक्सटेंट, यानी कहाँ कहाँ इसकी पोजीशन क्या है। C5 to C7 एंड T1। तो ये जो ग्लैंड है, ये जो हमारी वर्टिब्रे जा रही है बैक साइड से, तुम्हें पता है राइट, वो सर्वाइकल वर्टिब्रे, थोरैकिक वर्टिब्रे, लंबर वर्टिब्रे, सैक्रल एंड देन कॉकेक्स। इसी तरीके से हम हर चीज का पोजीशन बताते हैं। ठीक है। तो जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम होता है और जो वर्टिब्रे होते हैं, उसके हिसाब से हर चीज का पोजीशन बताया जाता है। तो तुम देख सकते हो यहाँ पे लिखा है दैट थायराइड ग्लैंड लाइज अगेंस्ट C5 to C7 एंड T1। अब देखो, इस डायग्राम में भी तुम देख सकते हो, यहां से ये स्टार्ट हो रहा है, यहां तक ये मार्क्ड है C4 C5, राइट। देन C5 से स्टार्ट करके C6 C7 और T1 के अगेंस्ट ये प्रेजेंट होता है। तो जो हमारी वर्टिब्रे जा रही है पीछे, C5 C6 C7 एंड T1, उसके अगेंस्ट यानी अपोजिट साइड पे ये प्रेजेंट है। एंड डायग्राम में भी तुम देख सकते हो, मैंने यहाँ पे मार्किंग किया है, चलेगा। तो ये चीज बिल्कुल ध्यान रखना। क्या? लाइज अगेंस्ट C5 to C7 एंड T1, एम्ब्रेसिंग द अपर पार्ट ऑफ ट्रैकिया। जो ट्रैकिया है उसको कवर किया हुआ है एक तरीके से इसने, थायराइड ग्लैंड ने ना ऐसे कवर किया हुआ है। तो यहाँ पे लिखते हैं एम्ब्रेसिंग द अपर पार्ट ऑफ ट्रैकिया, चलेगा। अब एक बार यहाँ पे देखेंगे क्या लिखा है। दो लोब्स इसकी होती हैं, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। एंड तुम भी देख सकते हो यहाँ पे मार्क भी है, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। जो दो लोब्स हैं, दे आर कनेक्टेड बाय अ नॉन सिक्रीटरी पोर्शन। और ये जो टिश्यू है ना, जो राइट लोब और लेफ्ट लोब को जोड़ रहा है, ये नॉन सिक्रीटरी होता है, मतलब इसका काम कुछ सिक्रीशन करना नहीं है। तो इस बीच वाले पार्ट को बोलते हैं इस्थमस। ठीक है बेटा, चले आगे। नाउ यू कैन सी द डायग्राम। देखो क्या क्या बनाया हुआ है, पहले हम आराम से देख लेते हैं इसको। यहाँ पे था ये हाइयोइड बोन बनाई हुई है, जो यू शेप बोन होती है, मैंडिबल के नीचे प्रेजेंट होती है। इसकी खास बात ये है कि ये किसी और बोन से जॉइंट नहीं बनाती, हाइयोइड बोन। देन यू कैन सी उसके नीचे यहाँ पे थायराइड कार्टिलेज प्रेजेंट है। ये थायराइड कार्टिलेज है हमारा, जो ग्रीन कलर से बनाया हुआ है। उसके बाद तुम देख सकते हो यहाँ पे ये थायराइड ग्लैंड बना हुआ है, एज वी लुक एट इट फ्रॉम द फ्रंट। एंटीरियर व्यू है, सामने से देख रहे हैं, देख रहे हो, राइट लोब लेफ्ट लोब, बीच में इस्थमस होता है। यहाँ पे मार्किंग्स किया हुआ है कि ये C3 है, C4 C5 C6 C7 एंड T1, चलेगा। ठीक है। अब कई बार क्या होता है ना, एक फाइब्रोमस्क्यूलर बैंड, ये दिख रहा है पिंक कलर का, इसकी बात हो रही है।
तो कभी कभी एक फाइब्रोमस्क्यूलर बैंड, यानी फाइबर से बना हुआ, मसल से बना हुआ एक बैंड होता है जो हायोइड बोन को कनेक्ट करता है इस्थमस से। ठीक है। या फिर तुम्हें ये चीज दिख रही है छोटी सी, इसको बोलते हैं पिरामिडल लोब। एक्स्ट्रा लोब होती है ऐसे इस्थमस के ऊपर ही, पिरामिडल लोब। तो तुम देख सकते हो ये जो फाइब्रोमस्कुलर बैंड है ये आके कहाँ अटैच कर रहा है, ये या तो पिरामिडल लोब पे अटैच करेगा या तो ये इस्थमस पे अटैच करेगा। एंड इसका नाम होता है लिवेटर ग्लैंड्यूले थायरॉइडे। दैट मीन्स ये कुछ मसल जैसा स्ट्रक्चर है जो ग्लैंड को थोड़ा सा एलिवेट कर सकता है, उठा सकता है। चलेगा। सो वी हैव लिवेटर ग्लैंडुले थायराइडे। यहां पर इसकी लाइन लिखी हुई है, पढ़ भी सकते हो। ठीक है, चलें आगे। नाउ सी व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ थायराइड ग्लैंड। ये तो बहुत इजी है, हमने पढ़ा भी है पहले, 11th 12th में तुम लोग पढ़ के आए हो। थायराइड ग्लैंड के फंक्शंस होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल बीएमआर, बॉडी मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करना। दैट मीन्स आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म कितनी स्पीड से चल रहा है, तेज चल रहा है, धीरे चल रहा है, उस चीज को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है थायराइड ग्लैंड। व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक होता है कैटाबॉलिज्म, एक होता है एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है कट, यानी जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं वो सिंपलर सब्सटेंसेस में टूटते हैं। एंड एनाबॉलिज्म इज जस्ट ऑपोजिट, सिंपलर सब्सटेंसेस जुड़ के कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस में कन्वर्ट होते हैं। एंड यू नो दिस थिंग, तुम्हारी बॉडी में ये सब चल रहा है, कुछ चीजें टूट रही हैं, कुछ चीजें जुड़ रही हैं। तो यही है मेटाबॉलिज्म। अब ये चीज तेजी से करनी है या धीरे से करनी है, वो चीज डिपेंड करेगी थायराइड ग्लैंड पे। दैट मीन्स इट रेगुलेट्स योर बॉडी मेटाबॉलिक रेट। दूसरी चीज, इट स्टिमुलेट्स योर सोमैटिक एंड साइकिक ग्रोथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सोमैटिक ग्रोथ, जो आपकी बॉडी की ग्रोथ हो रही है, वो तो ये कंट्रोल करता ही है। इसके साथ साथ मेंटल ग्रोथ, हमारे ब्रेन की ग्रोथ भी यही कंट्रोल करता है। तो एक बात समझो, एक और हार्मोन होता है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन हमारी हाइट को इंक्रीज करता है। दैट मीन्स सोमैटिक ग्रोथ पे उसका कंट्रोल है। लेकिन अगर ग्रोथ हार्मोन कम रिलीज हुआ है तो जो इंसान है वो छोटा रह जाएगा, राइट, डॉर्फिज्म हो जाएगा उसको। लेकिन डॉर्फिज्म का रिलेशन दिमाग से नहीं है, समझ रहे हो? ग्रोथ हार्मोन का फंक्शन दिमाग बड़ा करने में, मेंटल ग्रोथ में कोई उसका फंक्शन नहीं है। अगर वो डॉर्फ भी है तो भी वो बहुत समझदार है, तुम्हारे, तुम हो सकता है तुमसे भी ज्यादा दिमाग हो उसके पास, है ना? तो धोखे में मत रहना कि वो डॉर्फ है उसके पास कम दिमाग है, नहीं। कम दिमाग होना या मेंटली रिटार्डेड होना ये डिपेंड करता है थायराइड ग्लैंड के ऊपर। तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखें, साइकिक ग्रोथ या फिर मेंटल ग्रोथ डिपेंड करती है थायराइड ग्लैंड के ऊपर। देन इसके अलावा तुम्हें मालूम है कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में भी इसका रोल होता है। ऑब्वियसली हम फिजियोलॉजी अभी नहीं पढ़ रहे तो हम ये सब बातें नहीं करेंगे, है ना? मुझे इतना बताना भी नहीं चाहिए था, बट स्टिल मैंने थोड़ा थोड़ा बताया ताकि तुम्हें समझ में आए। ठीक है, बॉडी मेटाबॉलिक रेट, सोमैटिक साइकिक ग्रोथ, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में इसका रोल होता है। अब हम आगे चलते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है। ईच लोब एक्सटेंड्स फ्रॉम मिडल ऑफ थायराइड कार्टिलेज। जैसा कि आप जानते हो, देखो अगर तुमने पहले कार्टिलेजेस वगैरह पढ़े हुए हैं जो कि आते हैं लैरिंग्स में, तो तुम्हें पता है थायराइड कार्टिलेज का कैसा शेप होता है। तो ये हाफ ऑफ द थायराइड कार्टिलेज को ही कवर कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या लिखा है, ईच लोब एक्सटेंड्स फ्रॉम मिडल ऑफ थायराइड कार्टिलेज टू फोर्थ या फिर फिफ्थ ट्रैकियल रिंग। अब मैं तुम्हें दिखा भी देती हूँ, देखो ये ट्रैकियल रिंग्स बनी हुई है, दिख रहा है ब्लू कलर से जो बना हुआ है, ये है ट्रैकियल रिंग। तो ये कहां तक एक्सटेंड कर रहा है, आइदर टिल फोर्थ ट्रैकियल रिंग या फिर फिफ्थ ट्रैकियल रिंग तक हमारा ग्लैंड जो है एक्सटेंड करता है नीचे की तरफ। ठीक है, चलेगा। इस्थमस के बारे में लिखा है दैट इस्थमस एक्सटेंड्स फ्रॉम सेकंड टू फोर्थ ट्रैकियल रिंग, ये भी ठीक है, चलेगा। सेकंड ट्रैकियल रिंग से लेकर जो इस्थमस है, क्योंकि इस्थमस नीचे से स्टार्ट होता है, लोब जो है काफी ऊपर से स्टार्ट होती है,
तो इस्थमस कहां तक एक्सटेंडेड है? सेकेंड ट्रैकियल रिंग टू फोर्थ ट्रैकियल रिंग। चले, अब देखो, जो हमारा थायराइड ग्लैंड है, इसका साइज वैसे मेल फीमेल में लाइक अप्रोक्सीमेटली सेम होता है, लेकिन फीमेल्स में थोड़ा बड़ा होगा, एंड इसका साइज भी इंक्रीज हो जाएगा प्रेगनेंसी के टाइम पे और मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे। तो इन चीजों का ध्यान रखें। जनरली फीमेल का थायराइड ग्लैंड मेल्स के कंपैरिजन में लार्जर होता है। प्रेगनेंसी के टाइम पे इसका साइज इंक्रीज होता है और मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे भी इसका साइज इंक्रीज होता है। चलें, अब लोब्स कॉनिकल इन शेप है इसके। कोन शेप के लोब्स हैं दो। हर एक लोब का एक एपेक्स होता है, जो टॉप पार्ट हो गया एपेक्स। एक बेस होता है, जो कि नीचे की तरफ हो गया। तीन इसके सरफेसेस होते हैं और दो इसके बॉर्डर होते हैं। देखो ध्यान से सुनना। सरफेसेस का मतलब क्या होता है, बॉर्डर का मतलब क्या होता है? सरफेस विल लुक लाइक दिस, मतलब एक पूरा ऐसे सरफेस दिखेगा। बॉर्डर का मतलब है कुछ ऐसी लाइन जा रही, दैट इज अ बॉर्डर। समझ रहे हो? सरफेस मतलब कुछ ऐसा फ्लैट सरफेस दिखाई देगा। मतलब जरूरी नहीं है फ्लैट हो, थोड़ा सा इरेग्युलर भी हो सकता है, बट सरफेस इज दिस, जिसका कुछ सरफेस एरिया है। ये है बॉर्डर, अगर एक लाइन दिखती है हमें। अब मैं तुम्हें डायग्राम में दिखाती हूँ इसके तीन सरफेसेस कैसे होते हैं और दो बॉर्डर कैसे होते हैं। तो देखो, ये वाला डायग्राम है हमारे पास, ये कट सेक्शन का डायग्राम है। जैसा कि तुम देख सकते हो, क्या किया है, ऐसे काट दिया है, लाइक दिस। कट सेक्शन, क्रॉस सेक्शन है ये हमारे पास। चलेगा? ठीक है, ऐसे काटा। एंड देन आप इसको देख रहे हो, तो ये हमारा बैक साइड है, ये हमारा फ्रंट साइड है। समझ में आ रहा है? यहां से काट के ऊपर से देख रहे हैं, तो देखो क्या बना हुआ है। ये रहा हमारा थायराइड ग्लैंड, दिख रहा है? बोलो भाई, दिख रहा है थायराइड ग्लैंड? अब अगर हम हाफ ऑफ द थायराइड ग्लैंड की बात करें, तो इसके तीन सरफेसेस हैं, तुम खुद देख सकते हो। बताओ, हैं तीन सरफेसेस? वन, टू, थ्री। हो गए तीन सरफेस। और दो बॉर्डर है इसके, एक ये वाला बॉर्डर है जो कि एक लाइन में जाएगा आगे की तरफ, ऐसे दिखाई देगा। और एक ये वाला बॉर्डर है जो कि पीछे की तरफ एक लाइन की तरह दिखाई देगा। समझ रहे हो? तो देखो, इसके तीन कौन से सरफेसेस हैं। सबसे पहले ये होता है इसका लेटरल सरफेस। लेटरल मतलब अवे फ्रॉम द मिड लाइन, सो यू कैन सी, ये हो गया इसका लेटरल सरफेस। ये हो गया इसका मीडियल सरफेस। एंड इस वाले सरफेस को बोलते हैं पोस्टेरोलेटरल सरफेस। बताओ भाई, समझ में आया? दिख रहा है तीन सरफेसेस हैं इसके? हाँ, लेटरल सरफेस, मीडियल सरफेस, पोस्टेरोलेटरल सरफेस। तो तीन तो जी सरफेस हो गए इसके। दो इसके बॉर्डर है, एक एंटीरियर बॉर्डर है ये वाला, और एक पोस्टीरियर बॉर्डर है ये वाला। तो दो इसके बॉर्डर हो गए, तीन इसके सरफेस हो गए। बढ़िया, समझ में आ गया? चलें आगे। अब हम पढ़ेंगे इसके रिलेशंस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जरा ध्यान से देखना। सबसे पहले तो आप ये देखो कि मैंने एक डायग्राम बनाया। एंड व्हाट इज दिस डायग्राम? इस डायग्राम को कैसे बनाया गया है? ये है सेजाइटल सेक्शन। ठीक है, सेजाइटल सेक्शन ऐसे काटते हैं, लॉन्गिट्यूडनली ऐसे काटा गया है लंबे प्लेन में। तो ये है सेजाइटल सेक्शन। ठीक है, अब तुम क्या क्या देख सकते हो? ये है तुम्हारा थायराइड ग्लैंड का एक लोब बना हुआ है, जिसमें ये एपेक्स वाला पार्ट हो जाएगा ऊपर, ये बेस वाला पार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको इस्थमस दिख रहा है। द मेन थिंग यू शुड सी इज सुपीरियर थायराइड आर्टरी, जो कि यहां से आ रही है ऊपर की तरफ से, तभी इसका नाम है सुपीरियर थायराइड आर्टरी। अब ध्यान से देखना, सुपीरियर थायराइड आर्टरी डिवाइड्स इनटू, या इसकी जो ब्रांचिंग हो जाती है, एपेक्स पे ही इसकी ब्रांचिंग हो जाती है। कौन सी ब्रांच हो जाएगी इसकी? एक देखो आगे की तरफ आ रही है, ये एंटीरियर ब्रांच है। आप समझ रहे हो? ये एंटीरियर है, ये पोस्टीरियर है। तो एक ब्रांच आई इसकी आगे की तरफ, जिसका नाम है एंटीरियर ब्रांच। ठीक है, ये एक पीछे की तरफ से आई पोस्टीरियर ब्रांच।
ठीक है। अब ये जो एंटीरियर ब्रांच होती है, अब देखो दो तरफ से आएगी, एक लेफ्ट लोब है एक राइट लोब है, राइट। तो एक लेफ्ट लोब है एक राइट लोब है, एक लेफ्ट तरफ से आएगी एक राइट तरफ से आएगी, दोनों आके यहाँ आगे की तरफ बीच में एनास्टोमोस करते हैं। देखो एक एंटीरियर ब्रांच ऐसे आएगी एक इधर से आएगी, दोनों आके सामने की तरफ मिल जाएंगी इस्थमस के ऊपर, और उसको बोलेंगे एनास्टमोजिंग ब्रांच। चलेगा? ठीक है। ये जो एंटीरियर ब्रांच होती है दो, उन दोनों का एनास्टमोसिस होता है आगे की तरफ, मिलती हैं वो आगे की तरफ, उसको कहते हैं एनास्टमोजिंग ब्रांच। ठीक है। अब देखो दूसरी चीज तुम्हें देखनी चाहिए, ये है इंफीरियर थायराइड आर्टरी विच इज अ ब्रांच ऑफ सब क्लेवियन आर्टरी। क्लैविकल, सब क्लेवियन, सब क्लेवियन आर्टरी जाती है क्लैविकल के नीचे से। तो सब क्लेवियन आर्टरी में से एक ब्रांच निकल के आई है, इंफीरियर थायराइड आर्टरी। देख लो, दिख रही है इंफीरियर थायराइड आर्टरी। नाउ यू कैन सी इंफीरियर थायराइड आर्टरी की एक ब्रांच ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है, इसको बोलते हैं असेंडिंग ब्रांच ऑफ इंफीरियर थायराइड आर्टरी। कभी भी देख लेना, कोई चीज ऊपर जाती है तो उसको असेंडिंग बोलते हैं, कोई चीज नीचे आती है तो उसको डिसेंडिंग बोलते हैं, ये रूल है एनाटॉमी का। ठीक है ना? कहीं पर भी कोई चीज ऐसे ऊपर जाएगी तो इसको बोलेंगे असेंडिंग, दैट्स वाई इसका नाम रखा है असेंडिंग ब्रांच ऑफ इंफीरियर थायराइड आर्टरी। चलेगा? इसके अलावा तुम देख सकते हो ये इंफीरियर थायराइड आर्टरी ऐसे मल्टीपल ब्रांचेस देके थायराइड ग्लैंड को ही सप्लाई करती है इंफीरियरली, नीचे की तरफ से। चलेगा? आर्टरी हो गई दोनों। अब इसके अलावा तुम्हें दो नर्व दिख रही हैं ग्रीन कलर में बनी हुई, देखो एक ये है एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व जो कि इस तरीके से पास कर, देख रहे हो? क्या है ये? एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व। एंड एक ये वाली है जिसको बोलते हैं रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। रिकरेंट का मतलब होता है दोबारा से आई है, समझ रहे हो? कोई नर्व होगी नीचे जा रही होगी ऐसे ऊपर की तरफ आई है, रिकरेंट मतलब दोबारा आना उसी जगह पे। जैसे कोई नर्व है नीचे जा रही है, अब उसमें से ऐसे कोई ब्रांच निकल के आई जो वापस ऊपर की तरफ आई, इसलिए बोला इसको रिकरेंट लैरेंजियल नर्व। अब अगर तुम्हें रिलेशंस लिखने हैं, तो देखो कितना इजी है, अगर हमने ये डायग्राम कर लिया तो सबसे पहले एपेक्स की तरफ चलते हैं। तो एपेक्स इज रिलेटेड टू किसके किसके? दो चीजें, सुपीरियर थायराइड आर्टरी एंड एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व, दो चीजों के साथ एपेक्स का रिलेशन है। ठीक है। और बेस का रिलेशन किस किस चीज के साथ है? देखो बेस का रिलेशन हो गया अगेन दो चीजों के साथ, इंफीरियर थायराइड आर्टरी एंड रिकरेंट लैरेंजियल नर्व। चलेगा? चलें आगे। अब हमें पता है इसके तीन सरफेसेस हैं, लेटरल सरफेस, मीडियल सरफेस एंड पोस्टीरियो लेटरल सरफेस। इन तीनों के भी हमें रिलेशंस लिखने हैं, तो हम इस वाले डायग्राम को ही देखेंगे जो हमारे सामने प्रेजेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। तो हम चलो यहां से स्टार्ट कर लेते हैं, लेटरल सरफेस से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है भाई? तो ये जो लेटरल सरफेस है किस किस के साथ रिलेटेड है ये? अब तुम्हें यहाँ पे कुछ देखो, ये लेटरल सरफेस हो गया, यहाँ पे कुछ मसल्स हैं जो मार्क्ड हैं और तुम्हें दिख रही हैं। कौन सी मसल्स हैं? देखो स्टर्नो हायोइड, कौन सी मसल है पहली? स्टर्नो हायोइड। अब देखो कोई भी मसल पढ़ते हो ऐसे नाम की होती है, तो ध्यान रखा करो मसल में ही मसल का ओरिजिन और इंसर्शन लिखा होता है। तो स्टर्नो मतलब स्टर्नम, हायोइड, तो स्टर्नम से हायोइड तक ये एक्सटेंड कर रही है, इसका नाम है स्टर्नो हायोइड। देन वी हैव स्टर्नोथायरॉइड, स्टर्नम से लेकर थायराइड कार्टिलेज तक ये मसल एक्सटेंड कर रही है, स्टर्नोथायरॉइड। देन यू हैव दिस स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड, दिख रही है? स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड भाई मेन मसल होती है, यहाँ मैस्टोइड प्रोसेस से यहाँ स्टर्नम तक एक्सटेंड करती है, इसी की वजह से आप अपनी नेक को घुमा सकते हो इस तरीके से।
वेरी इंपॉर्टेंट मसल, स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड। तो हमें क्या क्या दिख गई भाई? स्टर्नोहायोइड हो गई, स्टर्नोथायरॉइड हो गई, एक ये भी है ओमोहायोइड, वेरी इंपॉर्टेंट मसल। जब हम ट्रायंगल्स ऑफ नेक की बात करेंगे तब ये वापस से आएगी, ओमोहायोइड। देखो ओमो, ओमो का मतलब होता है शोल्डर, तो इसकी अटैचमेंट होती है पीछे स्कैप्यूला से, क्योंकि स्कैप्यूला जो है शोल्डर गर्डल में आता है, दैट्स वाई ओमो। वहां से लेकर कहां तक एक्सटेंड कर रही है? हायोइड बोन तक एक्सटेंड कर रही है, इसलिए इसका नाम है ओमोहायोइड। ठीक है भाई, हो गई। चार मसल्स हमने पढ़ी हैं, चार मसल्स यहाँ पे लिखी हुई हैं। स्टर्नोहायोइड, सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहायोइड, स्टर्नोथायरॉइड एंड एंटीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड। एंटीरियर बॉर्डर नहीं भी लिखोगे, सीधा सीधा स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड लिख दोगे तो भी चल जाएगा। हो गया। लेटरल बॉर्डर के रिलेशंस देख लिए, चार मसल्स हैं। अब मीडियल बॉर्डर, सॉरी मीडियल सरफेस के रिलेशंस हमको देखने हैं। ये रहा मीडियल सरफेस, एंड नाउ यू कैन सी व्हाट ऑल थिंग्स आर प्रेजेंट। देखो एक तो ये है ट्रैकिया, तो मीडियल सरफेस के साथ सबसे पहला रिलेशन ट्रैकिया। दूसरा रिलेशन ईसोफेगस, क्योंकि ट्रैकिया के जस्ट पीछे ईसोफेगस प्रेजेंट होता है। इसके अलावा एक मसल होती है नोन एज क्रिकोथायरॉइड मसल। अब देखो एक कार्टिलेज होता है, इसको बोलते हैं क्रिकोइड कार्टिलेज, दिख रहा है? ये है ग्रीन कलर में बना हुआ क्रिकोइड कार्टिलेज। एक और होता है कार्टिलेज, थायराइड कार्टिलेज। तो क्रिकोइड कार्टिलेज को थायराइड कार्टिलेज से एक मसल जोड़ती है जिसका नाम होता है क्रिको थायराइड मसल, और वो आती है मीडियल सरफेस ऑफ थायराइड ग्लैंड के रिलेशन में। तो देखो लिखा हुआ है क्रिको थायराइड मसल। इसके अलावा और क्या है हमारे पास? एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व एंड रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। देखो रिकरेंट लेरेंजियल नर्व तो यहाँ पे दिखाई हुई है, देख रहे हो? एक कोने में बनी हुई है, तो तुम इसको मीडियल सरफेस के रिलेशन में ही लिख सकते हो, रिकरेंट लैरेंजियल नर्व। और यहीं पर ये भी प्रेजेंट होती है एक्सटर्नल लैरेंजियल नर्व। तो इन दोनों को भी हमने मीडियल सरफेस के रिलेशन में ही लिखना है। तो बताओ क्या पांच चीजें हो गई? ट्रैकिया, ईसोफेगस, क्रिकोथायरॉइड मसल, एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व एंड रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। दो ही नर्व पढ़ी हैं अपन ने, हमें क्या, हमने दो नर्व पढ़ी हुई है, हम दोनों लिख देंगे। ठीक है, चलें आगे। अब तुम देखो पोस्टेरो लेटरल सरफेस के रिलेशन में क्या है भाई? सबसे पहले तो ये जो है कैरोटिड शीथ बोलते हैं इसको, कैरोटिड शीथ। नेक के डीप फाशिया पढ़ा है, इससे पहले ही इसका लेक्चर है नेक का डीप फाशिया, डीप सर्वाइकल फाशिया ऑफ नेक। वहां पे हमने पढ़ा था एक चीज होती है जिसको बोलते हैं कैरोटिड शीथ। मतलब एक शीथ जैसी, एक मेम्ब्रेन जैसी चीज है जो तीन चीजों को कवर करती हुई जा रही है। तीन वेसल्स चल रही हैं, एक है कैरोटिड आर्टरी, एक है इंटरनल जगलर वेन, और एक है वेगस नर्व। येलो कलर में दिख रही है, इस नर्व को बोलते हैं वेगस नर्व। तो तीन चीजें हैं जो इस शीथ में प्रेजेंट होती हैं, कवरिंग में प्रेजेंट होती है। कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल जगलर वेन एंड वेगस नर्व। तो भाई इस पोस्टेरोलेटरल सरफेस के रिलेशन में तो यही तीन चीजें हैं, हम तो यही लिखेंगे। देख लो भाई, कैरोटिड शीथ एंड उसके कंटेंट्स, जो भी कैरोटिड शीथ के अंदर प्रेजेंट है, कॉमन कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल जगलर वेन, वेगस नर्व, दैट्स इट, ऑल डन, सारे रिलेशंस खत्म। पढ़ लिया भाई? चलें आगे। देखो ये एक डायग्राम दिखाया हुआ है, जस्ट टू टेल यू कौन सी मसल कैसे जा रही है, तो तुम इसको देख सकते हो, पढ़ सकते हो। ठीक है, तो तुम ये देखो ओमोहायोइड हमने लिखा था, है ना? तो ये ओमोहायोइड जा रही है, एंड यू कैन सी शोल्डर में से आ रही है, ये ओमोहायोइड बोलते हैं इसको। ओमोहायोइड की दो बेलीज होती हैं, एक होती है इंफीरियर बेली और एक होती है सुपीरियर बेली। तो हमने लिखा था सुपीरियर बेली, ये वाली बेली ऑफ ओमोहायोइड हमने रिलेशन में लिखी थी लेटरल सरफेस के।
तो यही वाली होती है, तुम देख भी सकते हो। ठीक है भाई, चले आगे, चल सकते हैं। तो अब देखो, दो बॉर्डर थे, एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर। क्या लिखा है? एंटीरियर बॉर्डर थिन होता है, पोस्टीरियर बॉर्डर थिक एंड राउंडेड होता है। देखो मैं दिखा के लाती हूँ। देखो, एंटीरियर बॉर्डर थिन बॉर्डर है, पोस्टीरियर बॉर्डर थोड़ा राउंडेड है। तुम कंपेयर करना जरा, ये एंटीरियर बॉर्डर है, ये पोस्टीरियर बॉर्डर है। पोस्टीरियर बॉर्डर ज्यादा राउंडेड नहीं है एज कंपेयर टू एंटीरियर बॉर्डर। तो हमें लिखना भी यही है, एंटीरियर बॉर्डर थिन होता है, पोस्टीरियर बॉर्डर थिक होता है, और साथ में राउंडेड भी होता है। दूसरी चीज, एंटीरियर बॉर्डर इज रिलेटेड टू एंटीरियर ब्रांच ऑफ सुपीरियर थायराइड आर्टरी। भाई तुम जानते हो, आगे की तरफ से आएगी। एंड वो सुपीरियर थायराइड आर्टरी की दो ब्रांचेस थी, एंटीरियर ब्रांच, पोस्टीरियर ब्रांच। तो ये कह रहा है एंटीरियर बॉर्डर के साथ एंटीरियर ब्रांच रिलेटेड है, पोस्टीरियर बॉर्डर के साथ क्या होगा? रिलेटेड टू एनास्टोमोसिस बिटवीन पोस्टीरियर ब्रांच ऑफ सुपीरियर थायराइड आर्टरी एंड असेंडिंग ब्रांच ऑफ इंफीरियर थायराइड आर्टरी। तो जरा ध्यान दें, कृपया देखें यहां पर कि जो पोस्टीरियर ब्रांच है किसकी, सुपीरियर थायराइड आर्टरी की पोस्टीरियर ब्रांच एनास्टोमोसिस करती है किसके साथ? असेंडिंग ब्रांच ऑफ इंफीरियर थायराइड आर्टरी के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखना, पोस्टीरियर बॉर्डर के रिलेशन में लिख देना। क्या लिखोगे? दैट पोस्टीरियर बॉर्डर इज रिलेटेड टू एनास्टोमोसिस बिटवीन posterior branch of superior thyroid artery and ascending branch of inferior thyroid artery। बताओ, समझ में आया? ऑल डन, ऑल गुड। चले आगे, चलिए। नाउ इस्थमस, यू नो दिस थिंग, ये कनेक्ट करता है दो लोब्स को। इस्थमस के खुद के दो सरफेस होते हैं, दो बॉर्डर होते हैं, दैट्स। इस्थमस के बारे में हमें इतना ज्यादा नहीं पढ़ना है, हमें बस इतना ही लिखना। क्या लिख देंगे कि ये जो इस्थमस है इसके दो बॉर्डर है, दो सरफेस है, एंटीरियर पोस्टीरियर। खत्म। देख रहे हो भाई, दो सरफेस हो गए एंटीरियर पोस्टीरियर, दो बॉर्डर हो गए, बॉर्डर सुपीरियर इंफीरियर। इतना ही ये पार्ट है, हो गया। सुपीरियर बॉर्डर, इंफीरियर बॉर्डर, एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस ऑन द बैक साइड। ऑल डन, ऑल गुड। अब हम आगे चलेंगे, और अब हम आगे बात करेंगे आर्टीरियल सप्लाई ऑफ थायराइड ग्लैंड की। बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बस हमें इतना पता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में लिखना, और शॉर्ट नोट भी आ सकता है, आर्टीरियल सप्लाई ऑफ थायराइड ग्लैंड। तो प्लीज इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। हमने दो चीजें पहले से पढ़ी हुई। क्या? एक सुपीरियर थायराइड आर्टरी पढ़ी है, एक इंफीरियर थायराइड आर्टरी पढ़ी है। चलेगा? अब जरा हम क्या देख रहे हैं, देखो ध्यान से सुनो। जो तुमने अभी इससे पहले डायग्राम देखा था ना, सुपीरियर थायराइड और इंफीरियर थायराइड आर्टरी का, वो सेजाइटल सेक्शन से देखा, मतलब तुमने ऐसे काट लिया था, यहां खड़े होके देखा। तो तुम्हें एंटीरियर ब्रांच दिख रही थी, एक पीछे जाती हुई पोस्टीरियर ब्रांच दिख रही थी। अब ये वाला जो डायग्राम है ना, यहां से खड़े होके देख रहे हो, एंटीरियर व्यू है, सामने से देख रहे हो। तो अब ध्यान से देखो क्या क्या बना हुआ है। सुपीरियर थायराइड आर्टरी बनी हुई है, ऊपर से आ रही है। किसके साथ आ रही है? एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व के साथ आ रही है। फिर इंफीरियर थायराइड आर्टरी बनी हुई है, किसके साथ आ रही है? रिकरेंट लेरेंजियल नर्व के साथ आ रही है। ये जो बनी हुई है, ये है रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। नाउ यू कैन सी इंफीरियर थायराइड आर्टरी ऐसे मल्टीपल ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, और इंफीरियरली थायराइड ग्लैंड को सप्लाई करती है। इसके अलावा इंफीरियर थायराइड आर्टरी एक ब्रांच देती है, किसको? पैराथायराइड ग्लैंड को भी ब्रांच देती है। यू नो दिस थिंग, थायराइड ग्लैंड होता है, थायराइड ग्लैंड के पीछे की तरफ पैराथायराइड ग्लैंड होता है, चार मासेस की फॉर्म में। ठीक है? तो इंफीरियर थायराइड आर्टरी ने एक ब्रांच और दे दिया, किसको दे दिया? पैराथायराइड ग्लैंड को।
बताओ, चलेगा? इसके अलावा एक और आर्टरी होती है, इसको बोलते हैं थायराइड ईमा आर्टरी। ये आती है बिल्कुल नीचे की तरफ से, और इस्थमस में से एंटर करती है और इस तरीके से इस ग्लैंड को सप्लाई करती। तो अब हम सबसे पहले आर्टीरियल सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे। यहीं पर वीनस ड्रेनेज भी लिखी हुई है, जो ब्लू कलर में लिखी हुई है। चिंता ना करें, आर्टीरियल सप्लाई के बाद वीनस ड्रेनेज पढ़ लेंगे। पहले आर्टीरियल सप्लाई तो पढ़ लो। करें स्टार्ट। तो देखो अब इसका थ्योरी पोर्शन देखो। अभी मैंने एक चीज बताई थी ऊपर, याद होगी तुमको, दोबारा बताती हूँ। मैंने तुम्हें ये बताया था कि एक एनास्टमोजिंग ब्रांच भी आती है। एंटीरियर आर्टरी जो आ रही थी, एंटीरियर ब्रांच आ रही थी, उसमें से एक एक ये भी आती है, एनास्टमोजिंग ब्रांच आती है, जो आगे आके दोनों यहाँ पर इस्थमस के ऊपर एनास्टमोसिस करती हैं। और वो लिखा था एनास्टमोजिंग ब्रांच। तो ये हो गई एनास्टमोजिंग ब्रांच। ठीक है। अब देखो इसके अलावा क्या क्या लिखा हुआ है। सबसे पहली चीज, सुपीरियर थायराइड आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। कैरोटिड आर्टरी जा रही है, कॉमन कैरोटिड। कॉमन कैरोटिड डिवाइड होती है एक्सटर्नल और इंटरनल में। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी बाहर की तरफ से सारे सरफेसेस को सप्लाई करती है, सारी चीजों को सप्लाई करती है। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी अंदर से ब्रेन में चली जाती है, ब्रेन को सप्लाई करने के लिए। तो अभी हम बाहर की चीजें सप्लाई करवा रहे हैं। थायराइड ग्लैंड बाहर है, तो थायराइड ग्लैंड को सप्लाई करने के लिए जो सुपीरियर थायराइड आर्टरी है, वो किसकी ब्रांच है? वो ब्रांच है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की। सही है। चले आगे। अब देखो कैसे आ रही है। नीचे की तरफ आती है, फॉरवर्ड आती है, इन क्लोज रिलेशन टू एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व आती है। ये हमने पढ़ा है, एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व के साथ साथ आती है। फिर क्या करती है? यहां अपर पोल ऑफ थायराइड ग्लैंड पे डिवाइड कर जाती है, एक पोस्टीरियर ब्रांच दे देती है, एक एंटीरियर ब्रांच दे देती है। सही है। फिर एंटीरियर ब्रांच जो होती है, वो एंटीरियर बॉर्डर से नीचे आती है, कंटिन्यू करती है। कहां तक आती है? अपर बॉर्डर ऑफ इस्थमस तक आती है, और एनास्टोमोस कर जाती है अपने दूसरे साइड के फेलो के साथ। मतलब यहां से एक आई, यहां से एक आई, एनास्टोमोसिस होती है। तो इसको बोल देते हैं एनास्टोमोजिंग ब्रांच, या फिर हम बताते हैं कि भाई ये एनास्टोमोज कर गई। जो एंटीरियर ब्रांच है, एंटीरियर बॉर्डर के साथ साथ आई है, एंटीरियर बॉर्डर के साथ साथ आई इस्थमस तक, और यहाँ पे एनास्टोमोसिस किया इसने, मिल गई दूसरी आर्टरी के साथ। तो इसको बोलते हैं एनास्टोमोजिंग ब्रांच। सही है। फिर पोस्टीरियर ब्रांच क्या करती है? पीछे की तरफ से जाती है, और किसके साथ एनास्टोमोसिस करती है? ये भी करती है किसी के साथ, पढ़ा था अभी तुमने ऊपर। असेंडिंग ब्रांच ऑफ इंफीरियर थायराइड आर्टरी के साथ ये एनास्टोमोज करती है। कौन? पोस्टीरियर ब्रांच ऑफ सुपीरियर थायराइड आर्टरी। बताओ भाई। लिखा है डिसेंड ऑन पोस्टीरियर बॉर्डर, एनास्टोमोज विद असेंडिंग ब्रांच ऑफ इंफीरियर थायराइड आर्टरी। बताओ, सब कुछ इतना इजी है, सिर्फ तुम्हें लिखना आना चाहिए। कैसे लिखना है? पॉइंटर वाइज देखो कैसे 5 पॉइंट बना दिए, कितने मस्त लग रहे हैं। 5 पॉइंट और एक बढ़िया सा डायग्राम, इसी के साथ अगर खाली आर्टीरियल सप्लाई पूछा तो तुम वो वाला डायग्राम भी बना सकते हो जो ऊपर बना था, जिसमें आर्टरीज दिखाई थी, सजाइटल सेक्शन वाला। सही है। अब देखो इंफीरियर थायराइड आर्टरी, जो कि ब्रांच है किसकी? सब क्लेवियन आर्टरी की ब्रांच है। याद है अभी बताया था मैंने, सब क्लेवियन क्लेविकल से नीचे से जा रही है, सब क्लेवियन। तो सब क्लेवियन आर्टरी की पहली बात तो एक ब्रांच निकलती है थायरो सर्वाइकल ट्रंक। फिर उस थायरो सर्वाइकल ट्रंक में से एक ब्रांच निकलती है इंफीरियर थायराइड आर्टरी। अगर इतना याद ना रहे, सीधा लिख दो ब्रांच ऑफ सर्वाइक सब क्लेवियन आर्टरी, चल जाएगा। ठीक है। फिर ये कैसे रन करती है? देखो ऊपर की तरफ आती है ऐसे, फिर मीडियली, एंड फाइनली डाउनवर्ड्स। देखा था? दोबारा दिखा के लाऊं? देखो भाई, ये आई ऊपर की तरफ, फिर गई मीडियली, क्योंकि बीच में होता है ना, यहाँ पर है ना थायराइड ग्लैंड, यहां से आई है, फिर मीडियली रन करी है मिड लाइन की तरफ, और फिर नीचे आ गई है डाउन। तो लिखना भी आपको यही है,
फर्स्ट रन्स अपवर्ड मीडियली देन डाउन, फिर ग्लैंड को रीच करती है। सही है। इसका जो टर्मिनल पार्ट होता है रिलेटेड है रिकरेंट लैरेंजियल नर्व के साथ, ये हम पहले देख चुके हैं कि इंफीरियर थायराइड आर्टरी किसके साथ साथ रन करती है, रिकरेंट लैरेंजियल नर्व के साथ रन करती है। और फिर लास्ट में क्या होता है, लास्ट में वो दो चार ब्रांचेस दे देती है, 4 to 5 ब्रांचेस दे देती है, ग्लैंड को पियर्स करती है, सप्लाई करती है, बात खत्म। सही है। ठीक है। फाशिया उसका पियर्स किया, उसको सप्लाई किया, बढ़िया से सप्लाई हो गया, चलो भाई। ठीक है। फिर इसमें से असेंडिंग ब्रांच निकलती है एक, और जो पोस्टीरियर ब्रांच ऑफ सुपीरियर थायराइड आर्टरी के साथ एनास्टोमोस करती है, हम लिख चुके हैं भाई साहब। ये ऊपर भी एक पॉइंट ऐसा ही लिखा गया था, यहाँ पे भी एक पॉइंट ऐसा ही लिखा गया है। इसके अलावा मैंने तुम्हें ऊपर भी दिखा दिया था कि इसने एक ब्रांच जो है पैराथायरॉयड ग्लैंड को सप्लाई करने के लिए भी दी है। तो यहाँ पे भी ये सेम पॉइंट लिखा हुआ है, दैट इट ऑल्सो गिव्स अ ब्रांच टू सप्लाई पैराथायरॉयड ग्लैंड। दिखा देती हूँ दोबारा, ये देखो, ये रही, ये जा रही। हो गई। चले आगे। लास्ट, थायरॉयडिमा आर्टरी। लो भाई, इसको बोलते हैं लोएस्ट थायरॉयड आर्टरी या फिर थायरॉयड ईमा आर्टरी, जो कि सब में प्रेजेंट नहीं होती, सिर्फ 3% इंडिविजुअल्स में प्रेजेंट होती है। कहां से निकल के आती है, या तो ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक से आती है या फिर डायरेक्टली आर्च ऑफ एओर्टा में से ही निकल के आ जाएगी। कहां से एंटर करती है, लोअर पार्ट ऑफ इस्थमस से एंटर करती है, सप्लाई करती है, बात खत्म। ठीक है। चले आगे। चलो, अब देखो एक पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, खैर ये पॉइंट अभी आगे आएगा तो चिंता ना करें, फिर भी बता देती हूँ, वहां भी बता दूंगी दोबारा। मान लो थायराइड ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम है, आपको थायराइड ग्लैंड रिमूव करना है, तो आपको ये आर्टरी भी कट करके लाइगेट करनी पड़ेगी, या इसको मतलब इसको टाई करना पड़ेगा। तो जो सुपीरियर थायराइड आर्टरी है ना, उसको यहां से ग्लैंड के बिल्कुल पास से ही टाई करते हैं, क्योंकि थोड़ा भी ऊपर जाओगे तो आप इस वाली नर्व को डैमेज कर सकते हो, इंजर कर सकते हो। तो ये पॉइंट लिखा जाता है कि एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व को इंजरी से बचाने के लिए सुपीरियर थायराइड आर्टरी को अगर कभी लाइगेट करना हो तो बिल्कुल ग्लैंड के पास से, यहां से लाइगेट करते हैं। ठीक है भाई। चले आगे। अब वीनस ड्रेनेज देख लें। देखो, वीनस ड्रेनेज देखने के लिए आप देख सकते हो, यहां पे मैंने फिर से एक ये छोटा सा डायग्राम इसी में एड ऑन किया हुआ है। तो देखो, 3 वेन्स हैं जो थायराइड ग्लैंड को ड्रेन करती, वीनस ड्रेनेज, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां से लेकर जाएगा। एक होती है सुपीरियर थायराइड वेन, एक होती है मिडल थायराइड वेन, और एक होती है इंफीरियर थायराइड वेन। ठीक है भाई, आ गया डायग्राम। हाँ, एक होती है सुपीरियर थायराइड वेन, एक होती है मिडल थायराइड वेन, एक होती है इंफीरियर थायराइड वेन। सुपीरियर थायराइड वेन सुपीरियर पोर्शन ऑफ द लोब, थायराइड लोब में से अराइज होती है। मिडल वाली मिडल से अराइज होती है। इंफीरियर वाली इंफीरियर पोर्शन ऑफ इस्थमस से अराइज होती है। अब अगर तुम ध्यान से देख रहे हो, बहुत इजी है। सुपीरियर थायराइड वेन, मिडल थायराइड वेन दोनों जाके किसमें ड्रेन कर रही है, बताओ भाई, किसमें ड्रेन कर रही है, आई जे वी, दैट इज इंटरनल जगलर वेन। यही जा रही थी इसके पीछे से, पोस्टेरोलेटरल सरफेस के रिलेशन में लिखी थी ना इंटरनल जगलर। तो ये दोनों इंटरनल जगलर में ड्रेन कर जाती हैं, और बाकी बची इंफीरियर थायराइड वेन जो कि ब्रेकियोसेफेलिक वेन में ड्रेन कर जाती है। तो देखो, वीनस ड्रेनेज में इतना ही लिखना है, सुपीरियर थायराइड वेन जो अपर लोब से आई,
मिडल थायराइड वेन जो मिडल पार्ट ऑफ द लोब से आई, और इंफीरियर थायराइड वेन जो कि लोअर बॉर्डर ऑफ इस्थमस से आई। ये दोनों मिलके ड्रेन कर गए इंटरनल जगुलर वेन में, ये अकेले ड्रेन कर गई ब्रेकियोसेफेलिक वेन में। खत्म। क्या बचा? लिम्फेटिक ड्रेनेज, नर्व सप्लाई, ये भी देख लो भाई। अपर पार्ट ऑफ द ग्लैंड is drained by upper deep cervical lymph nodes। डीप सर्वाइकल मतलब नेक में ही है, अपर डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स, और नीचे की तरफ होती है लोअर डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स। बताओ, कुछ याद करने की दिक्कत ही नहीं है। अपर डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स, सर्वाइकल मतलब नेक में ही है, लोअर डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स, ये अपर पार्ट ऑफ द ग्लैंड को ड्रेन कर लेंगे, ये लोअर पार्ट ऑफ द ग्लैंड को ड्रेन कर लेंगे, बात खत्म। सही है? ठीक है। अब देख लो नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई कहां से आ रही है? इसको नर्व सप्लाई इज डिराइव्ड फ्रॉम मिडल सर्वाइकल गैंग्लियन एंड पार्टली फ्रॉम सुपीरियर एंड इंफीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन। सर्वाइकल मतलब नेक, नेक में गैंग्लियन बनता है। गैंग्लियन का मतलब क्या होता है? कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज। न्यूरॉन देखा है भाई? न्यूरॉन में ये सेल बॉडी होती है, जहां पर भी ये सारी सेल बॉडीज इकट्ठी होती हैं उसको गैंग्लियन बोलते हैं। तो नर्व सप्लाई आ गई थायराइड ग्लैंड की मिडल सर्वाइकल गैंग्लियन से मेनली, बाकी पार्टली फ्रॉम सुपीरियर एंड इंफीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन। खत्म। आ जाओ कैप्सूल ऑफ थायराइड ग्लैंड पे। अब ध्यान से देखना, वैसे तो टॉपिक खत्म हो रहा है इसके बाद, फिर इसके बाद बस क्लिनिकल एनाटॉमी बचती है थोड़ी सी, और फिर ऑल ऑल डन। ठीक है, तो थोड़ा सा ही बचा है, थोड़ा सा फोकस करेंगे, टॉपिक खत्म हो जाएगा। बढ़िया बात है भाई हमारे लिए। अब हम पढ़ रहे हैं कैप्सूल ऑफ थायराइड ग्लैंड। देखो, कैप्सूल का मतलब क्या होता है? थायराइड ग्लैंड की कवरिंग। अब ध्यान से सुनना, थायराइड ग्लैंड की दो कवरिंग है, एक को बोलते हैं ट्रू कैप्सूल और एक को बोलते हैं फॉल्स कैप्सूल। कैप्सूल का मतलब समझ गए, थायराइड ग्लैंड को कोई कवर कर रहा है। ट्रू कैप्सूल का मतलब क्या होगा? जो ट्रूली थायराइड ग्लैंड से ही एक कैप्सूल बनी है, थायराइड ग्लैंड के ही कंडेंसेशन से या उसके आसपास के टिश्यू के कंडेंसेशन से बनी। फॉल्स कैप्सूल कहीं और का कुछ मेम्ब्रेन था, टिश्यू था, यहां आया, कवर किया, कहीं और से आया। सुनो, ट्रू कैप्सूल बनती है पेरिफेरल कंडेंसेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू ऑफ ग्लैंड इटसेल्फ, खुद ग्लैंड के ही, थायराइड ग्लैंड के ही कनेक्टिव टिश्यू कंडेंसेशन से एक कैप्सूल बन गई, उसको बोल दिया ट्रू कैप्सूल। फॉल्स कैप्सूल क्या होती है? हमने पढ़ा है डीप सर्वाइकल फाशिया ऑफ नेक, नेक में पूरा फाशिया चल रहा है, कनेक्टिव टिश्यू चल रहा है। अब उसी में से एक लेयर होती है डीप सर्वाइकल फाशिया की, जिसको बोलते हैं प्री ट्रैकियल फाशिया। तो क्या हुआ, यहां पे आया प्री ट्रैकियल फाशिया। प्री ट्रैकियल मतलब ट्रैकिया के आगे एक फाशिया होता है जिसको बोलते हैं प्री ट्रैकियल फाशिया। तो प्री ट्रैकियल फाशिया ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, दो पार्ट्स में डिवाइड होके पूरे ग्लैंड को कवर कर लिया, इसको बोलते हैं फॉल्स कैप्सूल। देखो, प्री ट्रैकियल फाशिया ग्लैंड का कोई पार्ट नहीं है। प्री ट्रैकियल फाशिया एक फाशिया है जो नेक में प्रेजेंट है। तो वो एक फाशिया आया, दो में स्प्लिट हुआ, ग्लैंड को कवर किया, फॉल्स कैप्सूल बना दिया। तो देखो क्या लिखा है, फॉल्स कैप्सूल इज डिराइव्ड फ्रॉम प्री ट्रैकियल फाशिया विच स्प्लिट एंड एनक्लोज द ग्लैंड। द फाशिया एक्सटेंड अपवर्ड, ऊपर की तरफ एक्सटेंड होता है। कहाँ अटैच करता है? देखो यहां से कवर कर लिया, ऊपर अटैच हो गया हायोइड बोन से। ठीक है, हाइयोइड बोन के अलावा एक थायराइड कार्टिलेज है यहाँ पे, थायराइड कार्टिलेज के ऊपर एक ओब्लिक लाइन होती है,
तो एक वहां से अटैच हो गया, अटैचमेंट बता रही हूँ फॉल्स कैप्सूल की, ध्यान से सुन लो। अटैचमेंट हो गई एक तो थायराइड बोन पे, और दूसरी हो गई ऑब्लिक लाइन ऑफ थायराइड कार्टिलेज। नीचे कहाँ जाएगा? नीचे ये प्री ट्रैकियल फाशिया जो है, ये मर्ज हो जाता है विद एपेक्स ऑफ फाइब्रस पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम समझते हो? पेरिकार्डियम हार्ट की आसपास की लेयर होती है। तो ये फाशिया आया जो ऊपर हार्ट की पेरिकार्डियम की लेयर थी उसके साथ मर्ज हो गया, मतलब मिक्स हो गया बिल्कुल। पता नहीं चल पाएगा फाइब्रस पेरिकार्डियम किधर और प्री ट्रैकियल फाशिया किधर, मतलब मिक्स हो गया उसके साथ। तो ऊपर की तरफ तो ये जुड़ जाता है, थायराइड बोन से जुड़ जाता है, और एक थायराइड कार्टिलेज के ऊपर एक ऑब्लिक लाइन होती है उससे जुड़ जाता है। नीचे की तरफ जाता है, फाइब्रस पेरिकार्डियम के साथ ही मिक्स हो जाता है, मर्ज हो जाता है, मर्ज विद द एपेक्स ऑफ फाइब्रस पेरिकार्डियम। ऑल डन, ऑल गुड। क्लिनिकल एनाटमी, चलो भैया, क्लिनिकल एनाटमी में हम यही पढ़ेंगे कि भाई थायराइड ग्लैंड में कुछ कुछ प्रॉब्लम हो गई, थायराइड ग्लैंड को निकालना है। कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, क्यों करेंगे, पढ़ते। देखो भाई, जो नॉर्मल थायराइड ग्लैंड होता है वो आपको नहीं दिखता। आप देख सकते हो बाहर से, भाई कहाँ कुछ क्या दिख रहा है, बटरफ्लाई जैसा कुछ अपनी गर्दन में, कुछ नहीं दिख रहा। तो जो नॉर्मल थायराइड ग्लैंड है कभी भी बाहर से ऐसे विजिबल नहीं होता है। अब कोई प्रॉब्लम हो गई, गोइटर हो गया, स्वेलिंग हो गया, या थायराइड ग्लैंड का कैंसर हो गया, तो थायराइड ग्लैंड हो जाएगा बहुत बड़ा और बाहर से दिखाई देने लगेगा। सही है? ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे थायराइड ग्लैंड की स्वेलिंग को पैल्पेट करने के लिए पीछे खड़े हो जाएंगे, और पीछे से ऐसे हाथ लाके ऐसे इसको पैल्पेट करेंगे। पैल्पेट करना मतलब ऐसे टच कर करके देखना। सही है? ठीक है। अब जो थायराइड सर्जरी करते हैं कैसे करते हैं, देखो पहले इंसान को लेटा देना है। लेटा देना मतलब सुपाइन पोजीशन, सीधा ऐसा इंसान जो है लेट गया है। अब हम क्या करेंगे, उसकी नेक को एक्सटेंड करेंगे ऐसे पीछे की तरफ। मतलब वो आदमी लेटा हुआ है, नेक को पीछे करना है ताकि ये वाला पार्ट थोड़ा प्रोमिनेंट ऐसे दिखाई देने लगे। समझ रहे हो? इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, टॉवल लगा सकते हो शोल्डर ब्लेड के नीचे। वही सेम बात है, आप किसी आदमी को लेटा रखा है आपने, अब वो लेटे लेटे में आपको इतना ये नेक दिखेगा नहीं, आपने इसकी नेक को कर दिया एक्सटेंड। समझ रहे हो? नेक को पूरा ऐसा एक्सटेंड कर दिया 30 डिग्री। पूरा नेक जो है आपको पूरा अच्छे से प्रोमिनेंटली दिखने लग जाएगा। ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, इंसीजन लगाओगे। कैसा इंसीजन होता है? कॉलर इंसीजन होता है। कॉलर इंसीजन क्यों बोलते हैं इसको, ध्यान से देखो। हमें क्या करना है, सुप्रास्टर्नल नॉच। अब देखो सुप्रास्टर्नल नॉच क्या होती है, ये स्टर्नम है यहाँ पे, सुप्रास्टर्नल नॉच एक गड्ढा बनता है यहाँ। देखो इतना मेरे को नहीं दिख रहेगा, तुम्हें इसमें नहीं दिखेगा वीडियो में, अपने आप को मिरर में देखो। जब अपने आप को मिरर में देखोगे ना, यहाँ गड्ढा बनता है एक, इस गड्ढे को ही बोलते हैं सुप्रास्टर्नल नॉच। नॉच का मतलब गड्ढा, सुप्रास्टर्नल मतलब स्टर्नम के ऊपर एक गड्ढा है, इसको बोलते हैं सुप्रास्टर्नल नॉच। यहां से लेनी है आपको दो दो फिंगर की ब्रेथ लेनी है, और यहां पे फिर आप इंसिजन लगाओगे। कहां से कहां तक? दो स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड जा रही हैं आप, एक स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड से दूसरी स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड तक का आपका इंसिजन होना चाहिए, कट होना चाहिए, इस तरीके से आप इंसिजन लगाओ। दोबारा सुन लो, सुप्रास्टर्नल नॉच ये गड्ढा है, इस गड्ढे से दो फिंगर्स का गैप लेना है, 2 फिंगर ब्रेथ अबव सुप्रास्टर्नल नॉच, एक्सटेंडिंग फ्रॉम वन स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड टू अदर, मतलब यहां से स्टार्ट करके यहां तक ऐसा कट लगाना है। उसके बाद आप क्या करोगे, कट लगाने के बाद थायराइड ग्लैंड को निकाल दोगे। अब थायराइड ग्लैंड को निकालने की डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है, ध्यान से सुनना। देखो, पहला होता है हेमी थायरॉइडेक्टोमी।
हेमीथायरॉयडेक्टोमी मतलब आधा। तो हमने क्या किया है, एक तो लोब निकाल दिया है एक साइड की, साथ में इस्थमस भी निकाल दिया है। तो इसको बोलते हैं हेमीथायरॉयडेक्टोमी, जिसमें एक तो लोब निकल जाती है, साथ में इस्थमस भी निकाल देते हैं। सही है। दूसरा होता है सब टोटल थायरॉयडेक्टमी। सब टोटल मतलब पूरा नहीं, थोड़ा सा छोड़ देंगे। तो सब टोटल मतलब ऐसा थोड़ा थोड़ा ग्लैंड छोड़ देते हैं, बाकी का निकाल देते हैं, और इस्थमस भी साथ में निकाल देते हैं, मतलब पूरा ही निकल गया, थोड़ा थोड़ा पार्ट छूट गया। कितना छोड़ना है? 8 ग्राम ऑफ टिश्यू इज लेफ्ट बिहाइंड। पीछे तुम्हें छोड़ना है सिर्फ 8 ग्राम टिश्यू। कोई तोल के देखेगा नहीं, समझो इस चीज को, है ना, ये सब अप्रोक्सीमेशंस होते हैं। ठीक है। देन टोटल थायरॉयडेक्टोमी तो भाई पूरा ही निकाल दिया। सही है। और एक होती है न्यू टोटल थायरॉयडेक्टोमी, जिसमें बस थोड़ा सा छोड़ देंगे, बाकी का पूरा निकाल लेंगे। न्यू टोटल, एक तो पूरी लोब गई, एक इस्तमस गया, और दूसरे वाली लोब की सब टोटल लोबेक्टोमी करी है, थोड़ा सा पार्ट छोड़ के बाकी सब निकाल दिया है। इसको बोलते हैं नियो टोटल थायरॉयडेक्टोमी। ठीक है। चले आगे। अब देखो ये दो पॉइंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने ऊपर भी एक पॉइंट बताया था कि जैसे सुपीरियर थायराइड आर्टरी होती है तो उसको कहाँ से काटेंगे। सेम पॉइंट दो लिखे हुए हैं। सुपीरियर थायराइड आर्टरी अगर आपको काटनी पड़ी, लाइगेट करनी पड़ी, कहाँ काटोगे? और अगर इंफीरियर थायराइड आर्टरी लाइगेट करनी पड़ी तो कहाँ काटोगे? ठीक है। तो हम वापस उस डायग्राम पे चलते हैं यहाँ पर। तो जैसा कि आप देख सकते हो, इंफीरियर थायराइड आर्टरी के साथ आती है रिकरेंट लैरेंजियल नर्व, सुपीरियर थायराइड आर्टरी के साथ आती है एक्सटर्नल लैरेंजियल नर्व। अब हमें क्या करना है, हमें इस आर्टरी को लाइगेट करना है, और हमें नर्व को बचा के रखना है कि बिल्कुल भी छोटी सी भी इंजरी नर्व को ना हो जाए। तो हम क्या करते हैं, सुपीरियर थायराइड आर्टरी को बिल्कुल ग्लैंड के पास से कट करते हैं, लाइगेट करते हैं, बांध देते हैं। और इंफीरियर थायराइड आर्टरी को बिल्कुल, जो भी पूरी ब्रांचेस है ना, उन्हीं को कट करके लाइगेट करते हैं। यहां से नहीं कर सकते क्योंकि तुम देख रहे हो जो रिकरेंट लैरेंजियल नर्व है बहुत पास है उसके। अगर आप इसको काटने निकलोगे, गलती से आपसे ये कट गई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, नर्व सप्लाई आप काट दोगे। ठीक है ना, नर्व इंजरी बहुत बचानी पड़ती है। जब भी हम कोई भी सर्जरी करते हैं तो बिल्कुल नर्व इंजरी होने नहीं देना होता। इसलिए सुपीरियर थायराइड आर्टरी को यहाँ ग्लैंड के पास से कट करते हैं, और इंफीरियर थायराइड आर्टरी की ब्रांचेस को अलग अलग लाइगेट करते हैं। ठीक है। तो तुम देख भी सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। सेम चीज, सेपरेटली लाइगेट कर दिया इंफीरियर थायराइड आर्टरी को, सुपीरियर वाली को ग्लैंड के पास से नियर द ग्लैंड लाइगेट कर दिया। ठीक है। अब देखो हाइपोथायरॉयडिज्म से क्या हो जाएगा। हाइपो मतलब कम। थायराइड हार्मोन अगर आपका कम प्रोड्यूस होगा तो इन्फेंट्स में इस कंडीशन को बोलेंगे क्रेटिनिज्म। क्या क्या हो जाएगा, थायराइड ग्लैंड के जो भी थायराइड हार्मोन के फंक्शंस हैं वो परफॉर्म नहीं होंगे। मेंटल ग्रोथ याद है, तो बच्चे में मेंटल ग्रोथ नहीं होगी। ठीक है। मिक्स इडीमा बोलते हैं अडल्ट। तो हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन जब होती है जिसमें थायराइड हार्मोन कम रिलीज होता है, इस कंडीशन को इन्फेंट्स में क्रेटिनिज्म बोलते हैं, अडल्ट्स में मिक्सिडिमा बोलते हैं। ऑल डन, ऑल गुड, खत्म। अब एक लास्ट चीज है, ध्यान से सुनना, कुछ नहीं। मान लो किसी को थायराइड ग्लैंड का ट्यूमर हो गया, कैंसर हो गया, तो बहुत बड़ा हो गया थायराइड ग्लैंड। अब इससे क्या होगा? अब तुम्हें पता है ऐसे थायराइड ग्लैंड बड़ा हो जाएगा तो प्रेशर पड़ेगा चीजों पे। तो मान लो ऐसा थायराइड ग्लैंड बड़ा हो गया है, और अब वो किस किस चीज पे प्रेशर लगाएगा। देखो ये बड़ा हो रहा है तो यहाँ से प्रेशर लगेगा, यहाँ से प्रेशर लगेगा, यहाँ से भी लगेगा, बाहर से भी ऐसे बड़ा हो जाएगा। तो सबसे बढ़िया चीज जो तुम्हें समझ में आ रही है वो है इन दोनों के लिए, मतलब ट्रैकिया जो है बिल्कुल ऐसा ब्लॉक होने लगेगा, और ईसोफेगस भी ब्लॉक होने लगेगा। ट्रैकिया ब्लॉक हो गया तो आपको ठीक से सांस नहीं आएगी, इसको बोलते हैं डिस्पनिया। सांस लेने में बहुत दिक्कत, डिफिकल्टी ब्रीदिंग।
ठीक है। दूसरा, खाना निगलने में, क्योंकि ईसोफेगस पे भी प्रेशर पड़ रहा है, डिस्फेजिया, खाना निगलने में प्रॉब्लम, डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग, डिस्फेजिया। एंड देन बोलने में भी दिक्कत होगी, क्यों भाई, ट्रैकिया से ही साउंड आती है आपकी बाहर और तभी आप बोल पाते हो। तो डिस्फोनिया, फोनिया मतलब बोलने में दिक्कत होना, डिफिकल्टी इन स्पीकिंग। तो ये दिक्कतें होती हैं, कब होती हैं, जब कार्सिनोमा ऑफ थायराइड ग्लैंड होता है, कैंसर हो जाता है थायराइड ग्लैंड का, थायराइड ग्लैंड हो जाता है बड़ा एकदम, प्रेशर डालता है ट्रैकिया पे, ईसोफेगस पे, जिसकी वजह से तीन चीजें होती हैं, डिस्पनिया, डिस्फेजिया, डिस्फोन। थायराइड ग्लैंड पूरा खत्म हो गया भाई, पूरा का पूरा थायराइड ग्लैंड हमने कंप्लीट कर लिया। अगर 10 नंबर का 15 नंबर का क्वेश्चन आता है, हर चीज लिख के आओगे, क्लिनिकल एनाटॉमी तो 110% लिख के आओगे, ये मत सोचना क्लिनिकल एनाटॉमी छोड़ के आ जाऊंगा। भाई तुम्हारा आंसर तुम ही प्रेजेंट करते हो, तुम अगर अच्छे से प्रेजेंट करोगे विद डायग्राम, विद क्लिनिकल एनाटॉमी एंड एवरीथिंग, पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है। अच्छा आंसर लिखना, प्रेजेंटेबल आंसर लिखना, डायग्राम बनाना, क्लिनिकल एनाटॉमी लिखना, बढ़िया नंबर मिलेंगे। ठीक है। थायराइड ग्लैंड कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, बाय बाय, टेक केयर।